उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में आज भारी से भारी बारिश हो सकती है, जबकि 4 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश रहेगी। तो देख सकते हैं तस्वीरें आप। इससे पहले भी झमाझम बारिश हो चुकी है उत्तराखंड के कई इलाकों में और आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बागेश्वर में देर रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से गोमती, सरयू नदियां उफान पर आ गई हैं। नदियों का उफान देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। एहतियातन तौर पर पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम तैनात कर दी गई है। कपकोट और गरुड़ में भी मूसलाधार बारिश होने से बरसाती नाले उफान पर है। केदारधाम में इस बार फिर से एक बार एवलॉन्च आया है। केदार मंदिर के पीछे पहाड़ी पर बर्फ का सफेद गुब्बार दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक ये एवलॉन्च गिरने का वीडियो है और इस तरह के एवलॉन्च अक्सर गिरते हुए देखे जाते हैं। तो बर्फ का सफेद गुब्बार दिखाई दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। केदारधाम के पीछे पहाड़ी पर एवलॉन्च आया है और एवलॉन्च की ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो एक बार फिर से केदारनाथ में एवलॉन्च आया। मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर ये एवलॉन्च आया, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। नैनीताल में बारिश में कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। बलिया नाला, चाय नापिक, टिफिन टॉप की पहाड़ी से खतरा बना हुआ है। हालांकि बलिया नाले में निर्माण कार्य शुरू जरूर किया गया है, लेकिन उस पर भी खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही शहर में आवागढ़ के साथ ठंडी सड़क और दूसरे स्थानों पर भी भारी बारिश में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा हुआ है। नैनीताल से वीरेंद्र विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। नैनीताल में कैसा मौसम है इस वक्त, वीरेंद्र ये भी बताइएगा, और साथ ही साथ क्या कहा गया है मौसम विभाग की ओर से, क्या एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए सीनम, जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया है कि यहाँ पर बारिश होगी, जो 6 जिले हैं वो उन पर खास तौर पर मूसलाधार बारिश होगी। रात में नैनीताल के इर्द गिर्द काफी पहाड़ी जो इलाका है वहां पर खूब ज्यादा बारिश हुई है। हालांकि मौसम इस वक्त राहत भरी है और सुबह बारिश रुकी हुई है, लेकिन जिस तरह से अब मानसून स्टेट में आ चुका है और तमाम इलाकों में इसके खतरे भी हैं, क्योंकि जिन इलाकों में भूस्खलन, भूकटाव या इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उन इलाकों में जो आपदा के काम पिछले सालों में होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। तो इस बार भी उन इलाकों में संकट बना हुआ है। इसके अलावा अगर नैनीताल की बात करी जाए तो नैनीताल का जो चाइना पीक है, टिफिन टॉप है, या फिर बलिया नाली में जिस तरह से पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं, उन पर भी मानसून के दौरान खतरा है, क्योंकि जो काम हो रहे हैं उनमें पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि वो काम रोकने बड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं वो इन बातों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह से पिछले साल में भी आपने देखा होगा कि जो आवागढ़ कंपाउंड है, बीडी पांडे के पीछे वाला इलाका है, वहां पर जो एक मकान था वो पूरी तरीके से मानसून में गिर गया था और उस इलाके में अब करीब 10 से 15 मकान ऐसे हैं जिन पर इस तरह का संकट बन रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है, डीएम ने लगातार इस बात को लेकर निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में ऐसी दिक्कतें हैं, जैसे आवागढ़ वाले इलाका में है, वहां पर जो लोग हैं डेंजर जोन में रह रहे हैं, खतरे की जोन में रह रहे हैं, उनको वहां से शिफ्ट किया जाए। 100 परिवार बलिया नाले में करीब ऐसे हैं जिन पर इस तरह का खतरा मंडरा रहा है। नीचे से जो कटाव है वो तेजी से हो रहा है, तो उन इलाकों में भी जो 100 परिवार हैं उनको शिफ्ट करने को कहा गया है। हालांकि अभी तक वो शिफ्ट नहीं किए गए हैं और रात में या फिर अलग अलग टाइम पे लगातार जो मूसलाधार बारिश है वो हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर इनको हटाया नहीं गया या तमाम इलाकों से इनको शिफ्ट नहीं किया गया, एक बनी अनहोनी को भी ये दावत दे रहे हैं।
एसडीएम जो नैनीताल है उन्होंने खुद कई इलाकों का दौरा किया, नोटिस इन लोगों को दिए गए हैं, बावजूद इसके कोई हटने को तैयार नहीं है। तो मानसून में जिस तरह से बारिशें होने लगी हैं तो ये पहाड़ के लिए एक चिंता भी है, उन इलाकों के लिए खासतौर पर दिक्कतें पैदा कर सकता है जिन इलाकों में पिछले दिनों में आपदा आई थी, पिछले सालों में आपदा आई थी, पुनर्निर्माण के काम हो नहीं पाए थे, तो उन इलाकों में संकट हो सकता है। सीनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया, विस्तार से जानकारी आपने दी वीरेंद्र बिष्ट। रविवार को अलग अलग घटनाओं में 2 जगहों पर युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। पहला वाकया देहरादून का है, जहां पर अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी के पास गुनियाल गांव से लगी एक नदी में 18 साल के लड़के का शव बरामद हुआ। नदी में तैरने के दौरान यह हादसा हुआ। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद किया। दूसरी घटना चंपावत जिले के ओखल डूंगा की है, जहां पर एक 17 साल का लड़का झरने में नहाने गया था और तभी डूब गया। दोनों शवों को एसडीआरएफ ने काफी मशक्कत के बाद बरामद किया। पौड़ी में सावन में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर पौड़ी जिले के पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले नीलकंठ कांवड़ क्षेत्र में फोर्स डिप्लॉयमेंट करने की तैयारी है। दरअसल इस बार जिस तरह से चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांवड़ यात्रा में भी भारी श्रद्धालु आएंगे और जलाभिषेक करने नीलकंठ पहुंचेंगे। पार्किंग्स की और लाइटिंग की और रोड्स की और जो हमारे पेडेस्ट्रियन के लिए रास्ते हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसकी भी हम लोगों ने बात कर ली थी और उसमें संभवतः कार्रवाई भी हो रही है। और उसी के साथ साथ जो हमारे वहाँ पे ड्यूटीज़ लगती हैं, डिप्लॉयमेंट प्लान रेडी होता है और उसमें हमारी तरफ से जो मांग की जाती है मुख्यालय से मैन पावर की, उसकी भी हम लोगों ने मांग कर ली है। पौड़ी से आलोक रावत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, चूंकि अब सावन का महीना आने वाला है, कांवड़ यात्रा भी चलेगी और भारी संख्या में नीलकंठ भी भक्त पहुंचते हैं, तो ऐसे में किस तरह की प्रशासन की तैयारी है, जरा बताइएगा। देखिए, बताना चाहूँगा कि काफ़ी पहले से ये तैयारियां चल रही थी और जो पुलिस विभाग है वो एक महीने पहले से ये तैयारी कर रहा था, क्योंकि कांवड़िये जो हैं वो भारी मात्रा में नीलकंठ क्षेत्र जो है उसमें जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं और इसको लेके जो पुलिस व्यवस्था है वो दुरुस्त कर ली गई है। 5 जोन में जो नीलकंठ और आसपास का क्षेत्र है उसे बांटा गया है और करीब 500 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं, होमगार्ड्स हैं और पीआरडी जवान हैं, उनकी यहाँ पे तैनाती की जाएगी ताकि वे सुरक्षा व्यवस्था को संभाल सकें और जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक रावत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। नैनीताल के बेताल घाट दिन दहाड़े गुलदार दिखने से लोग दहशत में हैं। बेताल घाट के सिमल में दिन के वक्त गांव के पास लेपर्ड आ गया, जिसके बाद गांव के लोगों ने मिलकर गुलदार को वहां से भगाया। लोगों का कहना है कि कई बार गुलदार गांव में आ रहा है और गांव के लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैंप कार्यालय में जन समस्याओं को सुना है और अपने ऑफिस स्टाफ को निर्देश दिए हैं। जन समस्या या फिर शिकायत जिस विभाग से संबंधित है, जल्द से जल्द उनको निपटारा करने के लिए और उन्हें उसका समाधान करने के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी और उस पर क्या कार्रवाई हुई इस पर फीडबैक भी लिया जाएगा। उसके साथ ही सीएम ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं कि सभी डीएम कम से कम 1 घंटा जनता की समस्याओं को सुने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सरकार में जिम्मेदारी संभाल रखे सभी दायित्वधारियों से अपने आवास पर मुलाकात की। दायित्व बांटने के बाद ये पहला मौका था जब मुख्यमंत्री ने एक साथ सभी दायित्वधारियों से मुलाकात की, जिसमें सीएम ने सभी से विकास कार्यों की जानकारी ली और दायित्वधारियों से सरकार, संगठन और जनता के बीच कोऑर्डिनेशन को लेकर भूमिका निभाने की भी अपील की। दायित्वधारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया कि उनके नेतृत्व में पार्टी लोकसभा चुनाव में 5 सीट पर हैट्रिक बनाने में कामयाब हुई है।
हमें कैसे काम करना चाहिए और किस प्रकार से हमारी अपने विभाग में या सरकार के काम में सहयोग हो सकता है, उसके बारे में मार्गदर्शन दिया। इसके अलावा सरकार और संगठन में भी हमारी क्या भूमिका रह सकती है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। और ये भी हमसे अपेक्षा की है कि हम जहां अपने विभागीय कार्य में सहयोग करें, वहीं पर सरकार के जो कार्य हैं उनको भी जनता के तक ले जाएं। सभी कार्यकर्ताओं ने, दायित्वधारियों ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया, धन्यवाद किया है कि उनके नेतृत्व में 5 कमल से उत्तराखंड से गए हैं। इसी प्रकार से जो सरकार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में दायित्वधारियों की भूमिकाएं हैं, वो और अधिक सारगर्भित तरीके से आगे बढ़ें और क्षेत्रों में जाएं, लोगों की जन समस्याओं को सॉल्व करने में सहयोगी की भूमिका में रहें। हमारे जितने भी दायित्वधारी हैं उनका संगठन और सरकार के साथ समन्वय किस प्रकार बना हुआ है और आगे और समन्वय जनता के बीच में हमारे दायित्वधारी हैं और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में जाएं, उन योजनाओं का लाभ सामान्य वर्ग को मिले। देहरादून की झाझरा से मसूरी तक 4 लेन बाईपास के निर्माण को केंद्र की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलते ही इसका विरोध करना भी अब शुरू हो गया है, क्योंकि इस हाईवे के लिए 6000 पेड़ काटने पड़ेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भविष्य की जरूरतों का आकलन कर राजधानी देहरादून में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए कई स्तरों पर काम हो रहा है। प्लानिंग है कि दिल्ली, मसूरी, पौंठा साहिब जाने वाले वाहन शहर में आने के बजाय बाईपास से होकर निकले। इसके लिए शहर के चारों ओर बाईपास निर्माण पर काम हो रहा है, लेकिन इसके लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। हरिद्वार से मसूरी का सहस्त्रधारा बाईपास का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। इसके लिए करीब 2000 पेड़ काटे गए। दिल्ली से आने वाले ट्रैफिक के लिए शहर में प्रवेश करने से पहले ही आशा रोड़ी चेकपोस्ट से दिल्ली पौंठा साहिब हाईवे तक 12 किलोमीटर के 4 लेन बाईपास निर्माण पर काम चल रहा है। ये 6 किलोमीटर सड़क जंगल से होकर गुजरेगी, जिसके लिए करीब 5000 पेड़ काटे जाने हैं। अब दिल्ली पौंठा साहिब हाईवे पर झाझरा से मसूरी के लिए भी 4 लेन सड़क निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। करीब 28 किलोमीटर की ये प्रस्तावित सड़क साल और बांज के घने जंगल से गुजरेगी। करीब 6000 साल और बांज के पेड़ काटे जाएंगे और यही बात पर्यावरण प्रेमियों को हजम नहीं हो रही है। तो हम एक और सड़क, वो भी 4 लेन क्यों बना रहे हैं किसी एक छोटे से शहर में लोगों को भेजने के लिए? मतलब ये तो हम वहाँ के लोगों का जीवन भी दूभर हो जाएगा कि हमने उत्तराखंड इसलिए बनाया कि हम अपने संसाधनों का सिर्फ दोहन करते रहें। मसूरी के लिए रोपवे, मसूरी के लिए रेलवे लाइन, मसूरी के लिए 4 अलग रोड्स, और मसूरी इतना छोटा सा एक शहर है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी के बारे में कौन सोच रहा है? वो कितना झेल पाएगा? आपने सबको फुर्ती से तो भेज दिया वहाँ। जंगलों के इस कटान को लेकर सिविल सोसाइटी में भारी आक्रोश है। इन्हीं में एक फिल्म मेकिंग का काम करने वाले अजय गोविंद का कहना है कि देहरादून अपनी ग्रीनरी, सुकून और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। जब वही सब कुछ खत्म हो जाएगा तो 4 लेन हाईवे किसके काम आएंगे? इवेंचुअली हमें यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक जो आते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे किस चीज के लिए आते हैं? वो है नेचर और खूबसूरती। और अगर उसी को खत्म करके हम मॉल और बिल्डिंग बना देंगे सब जगह, तो इन 4 लेन की सड़कों पे हम जाएंगे कहाँ? पूरे उत्तराखंड के साथ राजधानी देहरादून में खासतौर पर विकास के नाम पर पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर पेड़ों का सफाया कर दिया गया, जो अभी थमा नहीं है। हाल ही खंगला के साल के जंगल हो या फिर कैंट रोड से लगे 250 से अधिक पेड़ लोगों के भारी विरोध के बाद कटने से बच गए। ऐसे में अब मसूरी बाईपास के प्रस्ताव से एक और आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज चमोली के दौरे पर हैं और कांग्रेस प्रत्याशी लखपत भुटोला के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान महारा ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी को भगौड़ा प्रत्याशी उन्होंने कहा। करण महारा ने कहा कि उनके भागने के संकेत कांग्रेस को पहले ही मिल चुके थे, जब उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भाग नहीं लिया। वहीं बीजेपी का कहना है कि राजेंद्र सिंह भंडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल हुए थे।
आज उनको अपनी आइडियोलॉजी का कोई कैंडिडेट नहीं मिला, एक भगौड़े को उन्होंने टिकट दिया है। सही और गलत का ये चुनाव है, इसलिए भी जरूरी है और मैं खुश हूँ कि कांग्रेस के सारे नेतृत्व आज इस सीट पे काम कर रहा है और सब एकता के साथ काम करे। मुझे लगता है परिणाम सुखद होगा। इस उपचुनाव को जीतने जा रही है, इसलिए कांग्रेस के या अन्य लोग घबरा करके अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता तन मन और धन से प्रत्याशी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। शनिवार को लद्दाख में T-72 टैंक को नदी पार करवाते वक्त हुए हादसे में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें से एक शहीद भूपेंद्र नेगी पौड़ी के रहने वाले हैं। उनकी शहादत की खबर के बाद गांव में शोक की लहर है। पौड़ी जिले के बिशल्ड गांव का लाल TFR भूपेंद्र नेगी देश सेवा में शहीद हो गए। शहादत की खबर के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर है। भूपेंद्र नेगी अपने पीछे अपनी 3 बहन, अपने पिता और पत्नी समेत 2 बेटी और एक बेटे को छोड़ गए हैं। शहीद भूपेंद्र 18 साल से सेना में सेवा दे रहे थे। भूपेंद्र नेगी जो थे वो हम साथ ही पढ़े हैं, बचपन से साथ खेले हैं, कूदे हैं, काफ़ी मतलब अच्छा व्यवहार था उसका, खुश मिजाज दिल का आदमी था। पिछले साल आया था घर तो मिला था हमें, बोल रहा था कि अभी प्रमोशन हुआ है तो लद्दाख में ट्रेनिंग चलेगी, वहाँ ड्यूटी कर रहा था। फोन भी आते रहते थे, बीच में काफ़ी वीडियो भी बनाता था। भूपेंद्र नेगी की शहादत ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है। बेटियां अपने पिता को याद कर रही हैं और पूरे परिवार के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। शहीद भूपेंद्र खुश मिजाज थे, आज उन्हें पूरा गांव याद कर रहा है। जो हमारे गांव का कल भूपेंद्र सिंह नेगी शहीद हुआ है, बहुत ही होनहार लड़का था। पहले तो देश की क्षति है, फिर गांव का तो है ही है, इसमें क्षति है। वो उसने हाई स्कूल इंटर यहीं बिसल्ट से ही करा था, पाबो से करा है, जूनियर प्राथमिक शिक्षा बिसल्ट और हाई स्कूल उसने इंटर पाबो से करा था। शहीद भूपेंद्र का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके गांव पहुंचेगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई पाबो घाट पर दी जाएगी। वहीं गांव वाले शहीद भूपेंद्र की बातों को याद करके भावुक हो रहे हैं। जैसे पावर इंटर कॉलेज तक उसने 12वीं पास किया है। यही खेल कूदों में भी रहता था। उसकी पहले से इच्छा थी कि मैं फ़ौज में जाऊं और पिछले साल ही वो अपनी बुआ को बोल के गया था कि मैं जिस दिन उसकी दादी ख़त्म हुई कि तो मैं उस दिन हवलदार बना, मैं सूबेदार बन के ही घर आऊँगा। रिटायरमेंट के बाद मैं गाँव में रहूँगा। पौड़ी के लाल की शहादत को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी नमन किया है। शहीद भूपेंद्र भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शहादत को सदियों तक याद रखा जाएगा। 18 साल करीब सेना में देने के बाद अब जो भूपेंद्र नेगी हैं उन्होंने देश हित में अपनी शहादत दी है। पूरा जो गांव है वो दुख के माहौल में है और रो रो कर गांव का बुरा हाल है। गांव के लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि भूपेंद्र नेगी उनके बीच अब नहीं रहे। पौड़ी से आलोक रावत, न्यूज़ 18। पौड़ी की एक महिला से 11 लाख की धोखाधड़ी करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय गैंग के सदस्य को मथुरा से गिरफ्तार किया गया। शातिर ठग ने महिला को 2 गुना लोन सस्ती ब्याज दर पर देने के बहाने महिला से 11 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने आरोपी हारून को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अब उसे जेल भेज दिया गया है। महिला के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि एक गैंग के द्वारा उनके साथ 11 लाख की साइबर धोखाधड़ी कर ली गई है। जांच करने के उपरांत हमने ये पाया कि ये गैंग मथुरा और मेवात से ऑपरेट करती है और ये लोगों को लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। अगर नैनीताल में झील ही ना हो तो क्या होगा? ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि पिछले 20 सालों में नैनीताल की झील की गहराई लगातार कम होती जा रही है। नैनीताल में निर्माण का ये मलबा बारिश में झील में जाने लगा है। तेज बारिश के दौरान नैनी झील मिट्टी और गाद से भर रही है, तो झील की गहराई भी तेजी से कम हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों को झील बचाने की चिंता होने लगी है। इतने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि निर्माण से जो मलबा जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, उसे उन नाले, जो यहाँ पर नाले हैं,
79 किलोमीटर लेंथ ऑफ ड्रेन्स जो 1880 के बाद बने थे, उन ड्रेन्स के बगल में वो रख देते हैं। यही और झील यहाँ की लाइफलाइन है। अगर झील ही नहीं रही तो यहाँ कौन आएगा? कोई टूरिस्ट नहीं आएगा। नैनीताल झील की गहराई पहले 27 मीटर तक थी, लेकिन 2020 में झील की सबसे ज्यादा गहराई 24 मीटर ही रह गई है और 9 जगहों पर तो नदी की गहराई सिर्फ 13 मीटर तक रह गई है। किनारों में तो ये कम होते जा रहा है। तो सुरक्षात्मक दीवार बनाने का काम भी विभाग के द्वारा किया गया था और जो मलबा है उसमें रोलर चलाकर उसको समतलीकरण भी किया था। अगर कोई इस तरह का इशू मलबे का नाले में जाने का आ रहा है तो उसको हम लोग चेक करा लेंगे, उसको समाधान करवाएंगे। बहरहाल नैनीताल की इसी झील से पर्यटन का अस्तित्व भी है और जिस तेजी से झील में मिट्टी गाद भर रही है वो चिंता का सबब है, क्योंकि अगर झील ही नहीं रही तो नैनीताल का क्या होगा, क्योंकि पर्यटक इस सुंदर झील का दीदार करने दूर दूर से आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में कार्तिकेय स्वामी के मंदिर के दर्शन के लिए लगाए गए टैक्स का विरोध शुरू हो गया है। वन विभाग के टैक्स को लेकर स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में भगवान कार्तिकेय स्वामी का एकमात्र मंदिर रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के बॉर्डर पर स्थित है। सालों से इस मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना दोनों जिलों के करीब 360 गांव के लोग करते आए हैं, जो भगवान कार्तिकेय को अपना कुल देवता भी मानते हैं। क्रोज पर्वत पर स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, जहां अब वन विभाग ने एक बैरियर लगा दिया है और मंदिर तक पहुंचने के लिए वन क्षेत्र में शुल्क भी निर्धारित कर दिया है, जिसमें रुद्रप्रयाग और चमोली के पोखरी विकासखंड के लोगों के लिए 10 रुपए, अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए 50 और विदेशी यात्रियों पर 100 रुपए का शुल्क लगाया गया है, जिससे अब स्थानीय लोगों ने काफी नाराजगी जाहिर की है। श्री कार्तिक मंदिर में वन विभाग द्वारा जो इको टूरिस्ट के नाम पर 10 रुपया जनपद वासियों से अवैध वसूली की जा रही है, मैं इसकी घोर आलोचना करता हूँ। उधर वन विभाग ने तर्क दिया है कि शुल्क से विकास कार्य किए जाएंगे, तो मंदिर समिति का कहना है कि अगर 1 महीने में धरातल पर विकास कार्य नहीं दिखे तो विरोध किया जाएगा। अभी एक माह से ज्यादा समय इनको दे रहा हूँ और नहीं तो हम 1 अगस्त से इनके गेट पर जो इन्होंने वहाँ पर लगा रखा है वहाँ पर बैठेंगे, इनका विरोध करेंगे और इनको किसी भी कीमत पर 1 रुपया भी वसूल करने नहीं देंगे। रुद्रप्रयाग जनपद और पोखरी ब्लॉक चमोली के जो लोग हैं उनके लिए 10 रुपए का शुल्क और बाहरी लोगों के लिए 50 रुपए का एक न्यूनतम शुल्क रखा गया है। इस शुल्क का इस्तेमाल जो है यहाँ पे हम जो यात्रा व्यवस्था के लिए जो भी अवस्थापना विकास और जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए किया जाएगा। यदि वन विभाग वसूले गए शुल्क से श्रद्धालुओं के लिए सुविधा मुहैया कराता है तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन विकास काम नहीं होने पर आमना सामना होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर।